तो चलो अभी आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर स्ट्रिंग एंड साउंड वेव का कैसे होता है, स्ट्रिंग वेव भी लिखा हुआ है, साउंड वेव भी लिखा हुआ है। ध्यान दोगे फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑलवेज सेम होती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सोर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। चाहे रिफ्लेक्शन हो ऑलवेज सेम रहेगी। बट वही अगर डेंसिटी मान लेते हैं, सामने जो है रस्सी मोटी है, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी उसमें जाकर ऑब्वियसली कम ही हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी सेम है और वेलोसिटी ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। और फेज, ये ध्यान देना कि हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको रिवीजन कर लोगे कि फेज ओनली चेंज इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर रिजिड या फिक्स बाउंड्री। डेंसर हो गया, रिजिड हो गया, फिक्स बाउंड्री हो गया, तभी उसका फेज चेंज होता है। फेज चेंज होता है मतलब जा रहा था तो टर्न आएगा, एग्जैक्टली ऐसे जा रहा था ऐसे रिवर्स हो जाएगा, तो 180 का फेज डिफरेंस हो गया। बट वही अगर लूज बाउंड्री है तो उसका फेज चेंज नहीं होता है, जिस फेज में था उसी फेज में रहता है। ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन के अंदर फेज चेंज नहीं होता, ये भी हमको मालूम है कि रिफ्रैक्शन है एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाना तो उसमें फेज चेंज नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बस ये बात बोली तुमको कि अगर रिजिड बाउंड्री है तो उससे जाके टकरा के फेज चेंज हो जाएगा, बट रिफ्रैक्शन के अंदर कभी भी फेज चेंज नहीं होगा और लूज के अंदर भी फेज चेंज नहीं होगा। समझ में भी आ रहा है। आगे हमने बात की, हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं ये रेयरर था। ठीक है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है यहाँ पे। ओके सर, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सर हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है, जाके यहाँ पे रिफ्लेक्शन, सॉरी यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इधर आ रहा है रिफ्लेक्शन और इधर जा रहा है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। बट मोटा था तो इधर जिस फेज में जा रहा है उससे उल्टा में आएगा और एम्पलीट्यूड भी कम होगा, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड इसके अंदर भी कम होगा। तो बेसिकली मान लेते हैं अगर इंसिडेंट का इक्वेशन ये है और यहाँ पे हम देखेंगे एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ एनर्जी आगे चली गई तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ये तो एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन का चेंज हो गया साइन। और यहाँ पे देखेंगे हम ये कौन सा रिफ्लेक्शन का बोल रहे हैं, तो ये जा रहा था पॉजिटिव एक्स में तो निगेटिव एक्स में आ रहा है। ठीक है, और तुमको ये भी बताया मैंने फाई चेंज हो गया, चूंकि डेंसर में जा रहा तो फेज चेंज इतना का आ गया। बट वही अगर देखोगे रिफ्रैक्शन के अंदर ना, तो रिफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास फेज चेंज नहीं होगा और यहाँ तक डायरेक्शन भी सेम रहेगा। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि के जो है यहाँ पे सेम मीडियम, चूंकि लेमडा सेम है, सेम मीडियम के अंदर चेंज नहीं होता है स्पीड ऑब्वियसली, तो सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है सेम मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे लेमडा चेंज नहीं होगा। बट इसमें जा रहा है ना दूसरे मीडियम में, तो यहाँ पे स्पीड एंड लेमडा चेंज हो जाता है। ठीक है ना। और यहाँ बात करते हैं हमारे पास डेंसर टू रेयरर। अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो क्या क्या होगा, मैं पहले तुमको बताता हूँ, फिर आगे हम पढ़ भी लेंगे। तो डेंसर से अगर रेयरर में जा रहा है ना, तो एक तो फेज चेंज यहाँ पे नहीं होगा, रिफ्लेक्शन पे तो कभी नहीं होता है। इनफैक्ट रिफ्लेक्शन या फ्री बाउंड की तरह काम करता है, तो रिफ्लेक्शन जो होगा उसके अंदर फेज चेंज नहीं होगा। और बाकी एम्पलीट्यूड तो दोनों के अंदर चेंज होगा, तो एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कर लेंगे, ये इक्वेशन था। तो रिफ्लेक्शन वाला होगा अपोजिट फेज में, देखो फेज दोनों में चेंज नहीं हुआ, इधर तो रिफ्लेक्शन के अंदर तो होता नहीं, रिफ्लेक्शन के अंदर में नहीं हुआ। और यहाँ पे बस अपोजिट वेव आने लगा और यहाँ पे जो है इधर जा रहा है और अपोजिट मीडियम में गया तो यहाँ पे केड ऐसा है, यहाँ पे बीच की स्पीड चेंज होगी। अपोजिट मीडियम में जाना, चाहे रेयर से डेंसर में जाए चाहे डेंसर से रेयर में जाए, स्पीड जो चेंज होगी। स्टैंडिंग वेव का देखो क्या होता है, ये सब चीज़ें आराम से एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी इधर भी कुछ खास नहीं है, बट चलो हम फिर भी करते चलते हैं। ठीक है ना। तो वेव का इक्वेशन जो होता है ना, 2 है, 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड होता है। साइन कॉस हो, कॉस साइन हो, कॉस कॉस हो, साइन साइन हो, तो भी हो जाता है काम। टाइम t इक्वल टू 0 पे देखोगे तो ऐसा था, t इक्वल टू 0 पे देखोगे तो ऐसा था, t इक्वल टू 4 पे तो देखोगे पूरा आ गया, t इक्वल टू आगे 1/4 फिर से बढ़ा तो ऐसे गया, फिर 0 पे आया तो नोड इंटर, और ये हमेशा पार्टिकल देखो नोड के नोड गए, ये मिक्सअप एम्पलीट्यूड तक जा रहा है। यानी ये वाले जो है सबका सेम फेज है, एडजेसेंट वाले का अपोजिट फेज में, और ये सब आपस में सेम फेज में। फ्रीक्वेंसी स्टिल दोनों का सेम है, चूंकि सेम टाइम पे ही ऑसिलेट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, फिर से आगे टाइम बढ़ा तो फिर से आया, फिर से इसी फेज में आ गया, तो एक टाइम पीरियड के बाद फिर से खुद को जहाँ पे था वहाँ पहुँच गया, बेसिकली यहाँ था यहाँ पहुँच गया। नोड जो होता है वहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है, एंटी नोड जो होता है वहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। डिस्टेंस बिटवीन नोड अगर देखेंगे नोड के बीच में तो λ/4 होता है, तो नोड के बीच में या दो नोड के बीच में या दो एंटी नोड के बीच में भी देखोगे, दो एंटी नोड के बीच में तो λ/4 ही होता है। और दो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, अच्छा हमारे पास λ/4 होता है। वेरी सॉरी, नोड एंड एंटी नोड, ये पूरा एक वेव है अगर मान लेते हैं, तो यहाँ पे λ/2 होगा ना, मैं गलती बोला, वेरी सॉरी। सही जो है वो ये है कि नोड एंड एंटी नोड के बीच में λ/4 होता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड के बीच में हमारे पास देखोगे तो λ/2 ही होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड अगर देखोगे तो λ/2 ही होता है, और दो एंटी नोड के बीच में देखोगे तो λ/2 ही होगा। ये ऑब्वियसली ये डिस्टेंस λ/2 है, चूंकि ये पूरा का पूरा अगर लैम्डा है तो ये λ/2 है, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। ओके, सारे के सारे जो होते हैं क्रॉस करते हैं मीन को एट सेम टाइम बट डिफरेंट स्पीड से। ओके, लेट्स गो फॉर इट। देखो क्या बोल रहा है कि ऑल क्रॉस मीन एट सेम टाइम बट डिफरेंट स्पीड। सारे के सारे जो होते हैं क्रॉस करते हैं मीन पोजीशन को सेम टाइम पे, मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं सेम टाइम पे बट डिफरेंट स्पीड के साथ।
ये हमको मालूम भी है कि सेम टाइम पे ही क्रॉस करते हैं मीन को, बट डिफरेंट स्पीड के साथ करते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड सबका डिफरेंट था, फ्रीक्वेंसी सबका सेम था। ऑल पार्टिकल जो होते हैं बिटवीन टू नोड सेम फेज के अंदर होते हैं, बिटवीन टू नोड सेम फेज के अंदर है, डिसेंट नोड के साथ अपोजिट फेज उनका होता है। फाई नो एनर्जी ट्रांसफर होता है। स्टेशनरी वेव का स्पीड ऐसे ही निकाल सकते हैं। और एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल पूछे तो इसके अंदर एम्पलीट्यूड का बेसिकली ये डाल दोगे जो एक्स रहा होगा और यहाँ से निकालेंगे। देखिए देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो होता है इसका तुमको बताया मैंने, टी बाई म्यू होता है, और म्यू को ही लेमडा बोल सकते हैं। एम आर सर के बुक में देखोगे वो मेडी जी के अंदर। और यहाँ पे हम देखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंशन पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस को अपन बोल देंगे स्ट्रेस पर, यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगी। ये डेंसिटी जो है वॉल्यूमेट्रिक था, ये जो था वो पर यूनिट लेंथ वाला था, मास पर यूनिट लेंथ। और वेलोसिटी जो होती है देखो यहाँ पे, अगर कार्बन जो होता है मतलब क्लोज के अंदर तुमको मालूम है, क्लोज वाला ये हो गया। और इवन उसके अंदर देखो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली तुमको बताता हूँ मैं कि अगर तुम्हारे पास क्लोज है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो क्लोज वाले ऑर्गन पाइप के अंदर जो होता है ना हमारे पास, यहाँ पे एक सिंपल सा एनालॉजी यही होता है कि क्लोज वाले ऑर्गन पाइप के अंदर तुम देखोगे तो क्या होता है, हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है तो V/4L होता है, और ओपन वाले के अंदर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो V/2L होता है। और यही जो होता है ओपन वाला सेम स्ट्रिंग अगर बस केवल लगा हुआ है दो, इसको अपन बोलते हैं सोनोमीटर वायर, तो इसके बीच में लगा हुआ है ना, तो भी वही चीज़ आती है निकल के बस। तो तुम क्या समझ पा रहे हो यहाँ से, इसको अपन बोलते हैं सोनोमीटर वायर। स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग सोनोमीटर वायर है। तो देखो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। स्टेशनरी वेव जो होता है उसके अंदर देखो नोड एंटी नोड का क्या सीन होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे ना तुम, तो यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को कि ये अभी कौन सा फंडामेंटल टोन के अंदर है, इसको 2 ओवरटोन दे दिया, थर्ड हार्मोनिक के अंदर आ गया बिल्कुल। और एक के अंदर λ/2 है, 2 नोड के बीच में, तो 3 λ/2 हो गया। और ये लेंथ है, और यहाँ से वेलोसिटी को हम लिखते हैं V=Fx। यही होता है फ्रीक्वेंसी इंटू λ, यही होता है वेलोसिटी बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंसी को अपन V/λ बोल देंगे। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी अगर निकालते हैं तो एक्जैक्टली λ को वैल्यू पुट करोगे तो एक्जैक्टली वही चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास। इसकी जो आएगी वो आएगी, मतलब 3 टाइम्स आ जाएगी V/2L, ठीक है। और यहाँ पे N/V/2L, यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे nth जो होता है हार्मोनिक होता है। कितने नोड होते हैं, तो नोड देख रहे हैं हम पहले हार्मोनिक के अंदर, ये फर्स्ट हार्मोनिक नोड एक ज़्यादा आ रहा है। तो ये इमेजिन कर लो एक आप पिक्चर से तुम हर बार, तो एक नोड ज़्यादा आ रहा है ना, तो nth हार्मोनिक के अंदर नोड एक ज़्यादा आएगा और एंटी नोड उतना ही आएगा एक बार। तो अगर ये एक ज़्यादा है तो एंटी नोड उतना ही रहेगा, ऐसे याद रखते हो। और ये सही अप्लाई भी हो जाता है। n-1 अगर ओवरटोन है, अच्छा ओवरटोन तो एक कम ही होगा, और 2 कंजुगेटिव को घटाते हैं तो फंडामेंटल आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर वहाँ पे क्या सीन होता है वो भी मैं तुमको बताता हूँ। तो वहाँ पे V/2L हो जाता है, ठीक है ना। अगर देखेंगे यहाँ पे 3 लूप में कर रहा है तो थर्ड हार्मोनिक के अंदर है, यहाँ पे 3 एंटी नोड बने हुए हैं और एक ज़्यादा नोड बना हुआ है, और 3 टाइम्स इंटू फंडामेंटल कर लेते हैं। तो कोई खास बात नहीं है यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। देखो इसके अंदर जो होता है स्टेशनरी वेव बनता कैसे है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर डिफरेंस की वजह से बनता है। प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे लिखा भी हुआ है। साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बाउंड्री एंड स्टेशनरी वेव बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का नोड, वहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड होता है, और यहाँ पे मतलब बस दोनों रिवर्स काम करते हैं वही चीज़। तो प्रेशर वेव नोड एट ओपन एंड, प्रेशर का नोड होता है ओपन एंड पे, जहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है ओपन पे, दोनों अपोजिट काम कर रहे होते हैं। मैंने तुमको ये बता रखा, ये तुमको बताया मैंने। अब देखो ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, तो ओपन वाला बता दिया V/2L होता है, ये V/4L होता है। इसमें कॉन्जिक्यूटिव को 2 घटाते हैं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, इवन हार्मोनिक्स मिसिंग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, और 2 घटाते हैं तो 2 टाइम्स फंडामेंटल आता है, ठीक है ना। अगर घटाओगे 2 टाइम्स फंडामेंटल आता है, 2 घटाओगे नीट 2027 में पूछा था, सॉरी 2017 में पूछा था। और हमारे पास आगे बात करते हैं, हमारे पास तो V/2L हो गया। अब यहाँ पे साउंड वेव की बात करें, उसके अंदर स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग इन ए वेव की लगा रहे थे फॉर्मूला √T/μ वाला, बट यहाँ पे γ√RT/m या γ/P/d बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड वाला लगाएंगे, साउंड वाला वेलोसिटी अभी हम देख के आ रहे हैं। और इसके अंदर देखोगे तो ये एक पूरा वेव बन रहा है, और इसके अंदर देखेंगे हमारे पास, तो एक मैं जैसे बताऊँ ना कि अगर मान लेते हैं ओपन कहाँ पे डिफरेंस आता है, तो अगर मान लेते हैं सोनोमीटर वायर होता तो ऐसे करता। तो इसके अंदर हमने देखा कि नोड जो है वो एक ज़्यादा हो जा रहा है, हार्मोनिक से एक ज़्यादा हो जा रहा है। बट वही अगर ओपन के अंदर देखोगे ना, अगर ये भी ओपन है ये भी ओपन है, तो ऐसा बनता है फिर, और ऐसा बनता है। तो इसके अंदर देखेंगे हम एंटी नोड एक ज़्यादा है, तो नोड जितना हार्मोनिक होगा उतना नोड होगा, एंटी नोड एक ज़्यादा होगा। बट वही क्लोज के अंदर देखोगे ना, तो क्लोज में ऑड क्यों आता है, क्योंकि क्लोज के अंदर यहाँ पे जहाँ पे क्लोज है वहाँ पे नोड तो बनना पड़ेगा, ओपन पे हमेशा एंटी नोड बनता है। तो हम कैसे करेंगे अब यहाँ से, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे अपन, और फिर अगला बनाना होगा, तो अब अगला बनाना होगा तो फिर हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास एक चीज़ इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सर एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, तो इन दोनों के बीच में, नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4 हो गया, और ये λ/4 यानी इधर मतलब λ/4 ये भी हो गया, λ/4 ये भी हो गया। तो हम एक ओवरटोन किए बट 3 λ/4 पे हम आ गए, यानी थर्ड वाले पे आ गए डायरेक्टली। मतलब सर फ्रीक्वेंसी अगर हम इसका लिखेंगे ना तो भी 3V/4L लिखेंगे, क्योंकि उधर पुट करोगे तो ये 4 नीचे रह जाएगा, 3V/4L आएगा। मतलब सर इसके अंदर हम देखेंगे अगर ना,
तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा हार्मोनिक होगा एंड कौन सा ओवरटोन होगा, तो तुम ये देख सकते हो कि हमारे पास इसके अंदर 2n+1 हो जाता है हार्मोनिक एंड nth ओवरटोन होता है। 2n+1 हार्मोनिक होता है इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं, हमारा v/2l होता है, λ/2 होता है। सेकंड हार्मोनिक में एक ऐसे और बढ़ा देंगे तो जितने उतने काउंट कर सकते हो, नोट एंड नोट आराम से काउंट कर सकते हो। अगर nth हार्मोनिक है तुम्हारे पास, अगर सर nth हार्मोनिक है आपके पास, तुमको एक चीज़ बताता हूँ, चलो अभी रिकॉर्डिंग करते टाइम ही, कि एग्जाम देते टाइम ना तेरे को लगे लास्ट में 10 मिनट ही बचे हुए, स्टिल तुम बनने वाले क्वेश्चन बना सकते हो। पैनिक करो, कुछ होगा ही नहीं, तुक्का पे कौन जाता है। और लास्ट तक जो फाइट करते हो वही विनर हो। जो क्वेश्चन बनने वाले बिना पैनिक किए स्टिल बनाओ, स्टिल बनाओ, स्टिल बनाओ। जितना बन रहा है पहले बनाने वाले को करो, और काम माइंड से स्टिल क्विक तो करना है, बट काम माइंड से कितने जल्दी कर सकते हैं उस टाइम बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करो। बस बेस्टेस्ट दो अपना। सब कोई डरते हैं, सबका टाइम वही लगता है, और मेरे को एकदम एक्सट्रीम 1 में नहीं जाना है। अब मैंने सीख लिया है भाई, एक्सट्रीम 1 में नहीं जाना है। तुम बस अपना बेस्ट देके आओ, लाइफ में ग्रो करते जाओगे, बस दैट्स इट। तुम सिलेक्शन तक नहीं पा रहे हो, पता है, इन सब बेस्ट के चक्कर में। तो तुम बस करोगे ना, बस तुम अपना बेस्ट दोगे ना, तुम बहुत आगे चले जाओगे। तो ये बेवकूफ़ी कभी मत करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। देखो मैंने तुमको इसके अंदर ऑलरेडी बता दिया कि इसके अंदर हम देख रहे हैं एंटी नोड एक ज़्यादा हो जा रहा है। नोड जौन से हार्मोनिक पहला हार्मोनिक है तो एक ही नोड है, तो इसके अंदर एंटी नोड देखोगे तो ज़्यादा आ जा रहा है, नोड से एक ज़्यादा है। इसमें कंजुगेटिव हटाते हैं तो वही फ्रीक्वेंसी आता है। पहले दूसरे तीसरे का रेशियो नॉर्मल रेशियो आएगा, बट इसके अंदर निकालोगे ना तो पहले तीसरा, फिर पांचवा, फिर सातवां, ऐसे कंजुगेटिव का देखेंगे तो फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। इसमें जो होता है ना, ये 3 जो आ रहा है आगे, ये हार्मोनिक है। 2n+1 जो आ रहा है टोटल हार्मोनिक, और यहाँ पे n जो होता है ये ओवरटोन होता है। n सर यहाँ पे जो आता है ना वो ओवरटोन होता है। मतलब बेसिकली हमने आपको ये बात बोली बस, यहाँ पे nth ओवरटोन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर ओवरटोन देते हैं तो 2 एकम 2 1 3 तो थर्ड हार्मोनिक के अंदर चला जाएगा। 2 ओवरटोन दिया तो पांचवें हार्मोनिक के अंदर चल जाएगा। इवन हार्मोनिक मिशन होते हैं, सिर्फ ऑड हार्मोनिक होते हैं। n = 0 पे है अगर तो फंडामेंटल हार्मोनिक है, तुमको मालूम है। कंजुगेटिव का रेशियो मैंने तुमको बता दिया, और एंड करेक्शन जो होता है 0.6 R होता है, ये तुमको मालूम है सिंपल तरीके से। यही होता है, बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे और अगर मान लेते हैं हम क्लोज और ओपन दोनों के लिए देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं क्लोज वाले के लिए, तो v/4l होता है। l जो लेते हैं अपन लेंथ में प्लस e जोड़ेंगे, इतना बढ़ गया है तो 2n+1 नॉर्मल ही हो गया। और हमारे पास फंडामेंटल के लिए तो इसको हटा के बस लिख सकते हो। और आगे तुम देखोगे और ओपन ऑर्गन पाइप तो इधर ही दोनों, यानी 2 यहाँ पे जोड़ेंगे बेसिकली, तो n × v/2l होता है। तो l और लेंथ जो बढ़ा हुआ है l + 2e होगा, कोई खास बात नहीं है। और एंटी नोड जो होता है ना, इसके अंदर बस पाइप से थोड़ा सा बाहर बनता है। हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को देखा हुआ है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि पाइप से थोड़ा सा बाहर एंटी नोड बन रहा है। रेजोनेंस ट्यूब के अंदर देखोगे तो रेजोनेंस ट्यूब वाले टॉपिक को एक बार तुम अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करोगे, और इस पर क्वेश्चन गलत ना हो इस चीज़ का ध्यान दोगे। बाकी इसमें यहाँ पे जो बोला हुआ है, इसके अंदर एंड करेक्शन का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, E = L2 - 3L1/2। इसके अंदर E को अगर 0 मान लेते हैं, एंड करेक्शन नहीं है, तो हमारे पास L2 = 3L1 आना था। तो इसके अंदर देखोगे तो वही E को 0 रखोगे अगर, तो 2 भी जाके 0 हो जाएगा। तो देखोगे तो L2 = 3L1 आ गया। और इस चीज़ को कैसे हमने निकाला, तो हमने माना कि फंडामेंटल मान लेते हैं, ये दो जो यहाँ पर ट्यूनिंग फर्क है वो रेजोनेट कर रहा है इस हाइट पे भी और एक अगले L2 पे भी। तो v = 4l = फ्रीक्वेंसी अभी है, बट अगला रेजोनेंस आ रहा है तो वही फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है। ये थोड़ा सा मेरे को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हुई थी, बट इस चीज़ को मान लो कि सेम फ्रीक्वेंसी। अब ये इसका कंजिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी तो इससे ये ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे भी रेजोनेंस आ रहा है, तो इसको अपन बोल देता हूँ रेजोनेंस मान लेते हैं सेम ही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। रेजोनेंस आ रहा है तो ये तक माना हमने यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करा है, तब ये होगा कि जो थर्ड पे भी ट्यूनिंग फॉर्क का ही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, दोनों फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेट करके इस वाली इक्वेशन को निकाल दिया। बाकी बीट्स ऐसे 2 वेव होते हैं ना, स्टेशनरी वेव के अंदर हर चीज़ सेम होता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में वो लाने चाहिए। यहाँ पे तुमको मैंने देखा नहीं, तुमने या देखा कि आइडेंटिकल वेव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं। बट यहाँ पे अगर देखोगे ना बीट्स के अंदर, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्लाइटली अलग होती है। ऐसी 2 वेव जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, और स्टेशन में तो सब कुछ सेम होता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, एम्पलीट्यूड वहाँ भी सेम होता है। तो यहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अलग आ जाती है। तो ऐसे 2 वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंस होती है, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली अलग होती है, लेस देन 10। तो हम बीट्स फ्रीक्वेंसी यहाँ निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कितना ज़्यादा कितना कम, 2-4 क्वेश्चन देख के आराम से क्लियर हो जाता है वो, कि बेसिकली अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कंजुगेटिव ये दिया हुआ है और दूसरे के साथ ये प्रोड्यूस कर रहा है 4 बीट, तो इसका +4 कर लो, -4 कर लो। और बोल रहा है कि अगर मैंने मान लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के साथ कर रहा था, ट्यूनिंग फॉर्क का रेजोनेंस तुम्हें दे दिया है 555 था, +4 बीट प्रोड्यूस कर रहा था, तो 555 में 4 कर लोगे तो 559 हो जाएगा एंड 551 हो जाएगा। अब बोला अगर हमने इसके ऊपर वेक्सिंग किया तो इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो हमने देखा फिर 5 बीट मिलने लगे, 4 बीट मिलने लगे। तो बेसिकली इसको कम करने पे किसके साथ कम करके ये इसका मतलब होगा जो
जो होगा तो इसको कम करेंगे तो किसके साथ 4 बिट मिलेगा, वो करके ऐसे ही देख लेते हैं यहाँ पे। और ऐसे क्वेश्चन तुम देखो आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर लोगे, तरीका यही लग रहा होता है। ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर अगर शार्प करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेक्सिंग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटती है। मास बढ़ा दोगे ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कम होगी, शार्प करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और पिच जो होता है या साइकिल पर सेकंड बोलते हैं अपन, इसको ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पिच को बोल लो, साइकिल पर सेकंड को बोल लो, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 kg में 10 न्यूटन होता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, शार्पनेस ज़्यादा करो, मतलब शार्पनेस ज़्यादा, और इसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वही चीज़ बस बोला, उसको डायरेक्टली बस कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे कि जो चीज़ मैं बताई कि मास बढ़ाने पर यहाँ पे इन्वर्सल कर दिया, वेक्सिंग बढ़ा रहे मास बढ़ाने तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली कम होगी। इंटरफेरेंस होता है सुपर पोजिशन ऑफ 2 वेव हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड। वहाँ पे तो कोई भी एम्पलीट्यूड का लगा देता है ना, तभी तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए नेट कितना आ रहा है, A1 + A2 ऐसे करके। बट सेम फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तभी कोहेरेंट वगैरह बोलेंगे अपन। वेव नंबर वगैरह भी सेम होना चाहिए। और ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है, अनक्लोज ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है √T के टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी क्योंकि दोनों के अंदर अपना अपना पर्सनल रीजन है। सॉरी, टेम्परेचर नहीं होता, एक में टेंशन होता है ना, स्ट्रिंग में टेंशन होता है, इसमें टेम्परेचर होता है, कोई खास बात नहीं है। आगे देखो हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर कुछ चीज़ें देख लो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑलवेज वैलिड होता है। यूनिट कूलम होता है, ना इधर क्रिएट कर सकते हैं ना ही मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। Q = ±NE होता है, क्वांटाइज्ड होता है। फ्रिक्शन से, कंडक्शन से एंड इंडक्शन से हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। और ये जो होता है 10 पर ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा लग रहा होता है और 10⁻36 के रेंज में होता है वो। और बाकी यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बस यही लिखी हुई हैं कि हमारे पास फोर्स जो होता है दोनों पे इक्वल अपोजिट लगता है, सेंट्रल फोर्स होता है। एंड पॉइंट चार्जेस के लिए, स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड होता है। एंड एक लॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, ठीक है ना। और F12 और F21 जो होता है हमारे पास, F12 जो होता है एंड F21 होता है, F12 जो होता है एंड F21 जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिंग डायरेक्शन होते हैं। और यहाँ पे की वैल्यू 1/4πε0 9 × 10⁹ होता है। और चलो वैल्यू की बात कर रहे हैं तो एक बार को वैल्यू चलो देख ही लेते हैं ना। तो देखो वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन, तो वैल्यू किसकी क्या क्या होती है, तो एच की होती है जूल सेकंड, पहली चीज़ तो यूनिट होती है। एंगुलर मोमेंट का भी यही होता है, एंगुलर मोमेंटम का भी यही यूनिट होता है। मैंने तुमको बताया 6.626 × 10⁻34 जूल होता है, जूल सेकंड ऑफ कोर्स। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है। इसकी 2 कैलोरी होती है, 8.314 होती है। ये SI के अंदर 25/3 बोल सकते हैं, इसको 1/12 बोलते हैं, 0.0821 होती है। और ई की वैल्यू जो होती है, ई हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी शायद मैंने लिखा होगा, आगे जाके तुम उस चीज़ को देख भी लोगे। तो ये होता है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है, यानी जूल बड़ी यूनिट है तभी इतना छोटा जूल आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। एंड मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। तो ये मास तुमको दोनों का याद है आराम से, kg के अंदर 8×10⁻27 kg आ रहा है, ध्यान देना। और यहाँ पे एक U जो होता है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे तुमको बताया मैंने कि यहाँ पे K का वैल्यू तुमको बता दिया अभी मैंने, 9 होता है। μ0/4π का जो होता है 10⁻7 होता है। और एक फराड जो होता है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है एग्जैक्ट ये फॉर्म में 96485, बट उसको रफली हम इतना लेके कैलकुलेट करते हैं 96500। और 1 कैलोरी जो होता है उस कैलोरी के अंदर 4.2 जूल होता है। और अगर इस देखोगे स्पेसिफिक इक्वेशन ऑफ वाटर जो होता है 1 कैलोरी होता है पर ग्राम, इसको कन्वर्ट कर लोगे जब भी जूल के अंदर पूछेगा तो। कैलोरी बेसिकली डिफाइंड ही ऐसे होता है कि क्या होता है, मतलब ऐसे ही डिफाइंड होता है। और इतना जूल पर ग्राम था, ये kg पर ग्राम, ये सब ग्राम होता है। आइस के लिए, स्टीम के लिए 0.5 आ जाता है दोनों के लिए। और इसके अंदर इसी को कन्वर्ट कर दोगे तो जूल कर लोगे, 1 कैलोरी को तो 4.2 होगा, और kg कर लोगे इसको 10⁻³ होगा, ऊपर आकर मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ जाएगी। और आगे तुमको बताया मैंने यहाँ पे अगर देखोगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है, यानी इनका वाटर आइस का जो होता है 80 के आसपास आता है। और वाटर और स्टीम का बहुत ज़्यादा होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। ये सब चीज़ें तुमको याद है, बहुत अच्छी बात है। अब चलो आगे अगेन डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, जितना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम होगी उतना फोर्स ज़्यादा होगा। और सबसे कम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास एयर के लिए। यहाँ पे ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया होती है, ध्यान देना यहाँ पे। तो बेसिकली ई की वैल्यू जो होती है वो देख सकते हो, ई जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। यानी किसी मीडियम में देखोगे तो उसमें फोर्स हमेशा कम होता है, जितना मतलब एयर में सबसे हाईएस्ट फोर्स होता है, क्योंकि इसका कुछ वैल्यू ज़्यादा हो गया। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो गया तो फोर्स देखोगे ऑफकोर्स कम हो जाएगा, चूँकि 1/4πε0, यानी की वैल्यू जो होगी हमारे पास ओवरऑल, ये अगर मान लेते हैं हाई हुआ किसी मीडियम के अंदर गया तो इसकी वैल्यू कम होगी, तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये कोई खास बात है क्या? कितनी सिंपल सी बातें देख रहे हैं अपन, है ना।
बिल्कुल सर। आगे हमने बात किया कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है हमेशा मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट ही होती है। यहाँ पे अगर हम परमिटिविटी पहले परमिट करते हैं, इनफैक्ट आगे अगर देखोगे परमिबिलिटी भी आता है तो परमिबिलिटी भी यही होता है, मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब दोनों के अंदर मीडियम होता है। नहीं बेसिकली तुमको मैं बोलना चाहूँ कि हमारे पास एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन म्यू आर क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास म्यू एम बाई म्यू नॉट, यही होता है भाई, यही होता है भाई, यही होता है भाई, यही होता है भाई। और आगे हम देखेंगे ई आर जो होता है हमारे पास वो होता है रिलेटिव। इसके अंदर अगर देखेंगे हमारे पास ई आर को फोर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई था। तो यहाँ पे फोर्स ईयर का पहले ऊपर ले लेते हैं, फोर्स जो होता है ईयर का पहले हम ऊपर ले लेते हैं, फोर्स जो होता है ना सर यहाँ पे ईयर का पहले हम ऊपर ले लेते हैं, ईयर का हम देखोगे पहले ऊपर ले लेते हैं। और फोर्स ऑफ मीडियम निकालने के लिए हम चाहें तो जो ईयर के अंदर होगी भाई रिलेटिव से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाली चीज़ को तुम रिवीजन कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे बस तुमको ये बात बोली गई थी कि अगर मैं तुमको ये पूछूं कि तुम हमें ये बताओ कि हमारे पास फोर्स किसी मीडियम के अंदर क्या आएगा, तो तुम बोलोगे सर फोर्स जो ईयर के अंदर होगा भाई रिलेटिव परमिटिविटी टाइम कम हो जाता है, ठीक है। और इसको याद रख सकते हो, या यहाँ से ई आर को भी करके निकाल सकते हो कि फोर्स भाई मीडियम के अंदर कम होता है, उसको भी ई आर बोल रहे होते हैं, तो ऐसे भी करके देख सकते हो चीज़ को। देखो स्टेबल कब बनता है, देखो ये तो मैंने बताया वेक्टर ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। सुपरपोजिशन बेसिकली ये होता है ना, सुपरपोजिशन अब ये होता है कि नेट उस पर कितना फोर्स लग रहा है, बट यही सिर्फ और सिर्फ सुपरपोजिशन नहीं होता है। सुपरपोजिशन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता है, सुपरपोजिशन ये भी होता है कि एक का फोर्स दूसरे पर फिर डिपेंड नहीं कर रहा है। और इन दोनों का रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं नीट के अंदर, जैसे पीवाईक्यू आया हुआ है तो इसको देख लोगे। इसके अंदर एम लग रहा होगा तो उसका टी का कॉस थीटा बैलेंस करेगा, तो यहाँ तक टेन थीटा बेसिकली एफ ई बाई एम जी आ जाता है, ठीक है। यहाँ देख लोगे टी कॉस थीटा उसको बैलेंस करता है और इसका साइन थीटा फिर एफ ई को बैलेंस करेगा, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो एफ ई बाई एम जी आ जाता है, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। और हमारे पास बात करते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू तीन चार्जेज कब स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है कि अगर दो पॉजिटिव रखे हुए हैं तो बीच में पॉजिटिव जो होगा स्टेबल के अंदर होगा, दोनों रिपेल कर देंगे, बट ये अनस्टेबल होगा अगर निगेटिव बीच में रख दिया। और तीनों चार्ज इन इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे, तो यहाँ पे 1/4 हो जाता है चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव होना चाहिए, और निगेटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, हाफ मतलब 1/4 कर देते हैं। और इसके अंदर इसे याद नहीं रखोगे, इसको याद रखने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो होता है ना, अगर मान लेते हैं लाइक चार्जेज होते हैं, तुमको बताया भी मैंने ऑलरेडी, R = (n+1) होता है अगर लाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक में निगेटिव करते हैं। अगर लाइक चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव लेना, और n होता है कितना टाइम्स वहाँ से चार्ज ज़्यादा है उसमें देखते थे, मास कितना है, मास के अंदर यही देखते थे बस केवल। बट यहाँ पे देखोगे वहाँ मास में अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे लाइक चार्ज अट्रैक्शन नहीं, रिपल्सन करेंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे लाइक चार्जेज प्लस अनलाइक चार्जेज निगेटिव, दैट्स इट। n क्या होता है, बड़ा छोटा, वो सब बिंदु बता दिया। और जब भी क्वेश्चन के अंदर मतलब पहले एंड दूसरे केस में जो चेंज वो एक्सप्रेस, तो आंसर निकालना आसान। देखो पहले केस में एंड दूसरे केस में अगर पूछ रहा है ना, तो देख लो जो चेंज हो रहा है, देखो वैल्यू लास्ट ले जाके सब्स्टिट्यूट करो, इस चीज़ को यूज कर क्वेश्चन बेसिकली बना सकते हो तुम। पहले एंड दूसरे केस में जो चेंज हो रहा है उस टर्म में एक्सप्रेस कर दो। जैसे पूछ रहा है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास पहले जो था ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, अब हमने इसको बांध दिया यहाँ पे, बेसिकली इसमें चेंज क्या हुआ उसको देख लो, उन दोनों का रिलेशन कैसे निकाल सकते हो, और फिर आराम से वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि इसको आधा किया किसको डबल किया, वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। और बाकी यहाँ बोला हुआ एट्रैक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो होता है हमारे पास पोटेंशियल जो होता है निगेटिव होता है, और रिपल्सिव होता है उसके अंदर पॉजिटिव होता है। और ये तुम आगे भी जाकर देख लोगे, वैसे कोई इसमें खास बात थी नहीं बताने लायक। वेक्टर फॉर्म के अंदर देखोगे तो हमारे पास बेसिकली यही होता है, वेक्टर फॉर्म के अंदर यार क्या है, कुछ खास बात नहीं है। मूव करते हैं, देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या दिया हुआ है। तो ये तुमको मालूम है कि डायमेंशनली अगर देखेंगे तो कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता था, R/R³ ले लेते हैं। बाकी तुमको ये सब डाइपोल वगैरह का सब तुमको याद करा दिया मैंने। देखो पहली चीज़ यहाँ पे R/R³ होता है, तो एक R से R काट के स्क्वायर एंड डायमेंशनली सही है। और R को हम देखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों का वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा बाई क्यूब, और यहाँ पे एक वेक्टर ले लेंगे हमारे पास, तो वेक्टर के अंदर आ गया। और ये क्वेश्चन आया हुआ था टेस्ट के अंदर, तुम भी एक फॉर्मूला याद क्यों कर रहे हो, बस जानने के लिए, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सब चीज़ें आ जाएंगी आराम से तुमको। यहाँ पे वैसे ही करके दिया हुआ है कि F21 बोलो F12 बोलो सेम ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको ही तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं भाई। तो देखो अभी चलो आगे डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो हम कहाँ पे थे, हमने अभी बात की थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे थे अपन, जो कि होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है। यार फोकस में पता नहीं क्यों बार बार दिक्कत कर रहा है ये, अभी ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, अब मैं समझ गया मैं वो करना क्या है, अब एकदम क्लियरिटी सब दिखता चला जाएगा। तो हम बात करें, देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो तुम बता ही दी फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। अरे यार कोई भी फील्ड हो गया पर यूनिट के लिए ही लगाते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक के अंदर भी देखोगे तो वहाँ मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसके अंदर अगर एक पॉजिटिव नॉर्थ होता तो कैसे मूव करता वही बोलते हैं अपन। और
बेसिकली ग्रेविटेशन के अंदर भी देखते हो पॉइंट मास के लिए डिफाइंड होता है, वो तो फोर्स पॉइंट चार्ज हो गया यहाँ पे, न्यूटन कूलम हो गया, या वोल्ट मीटर ही बोलते हैं, इसकी यूनिट को वोल्ट मीटर ही बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को वोल्ट मीटर ही बोलते हैं, ध्यान रखना ये वाली चीज़ को। तो आगे हम बताएं, अगर आगे हम मूव करते हैं तो इसको अपन के क्यू बाई आर स्क्वायर बोलते हैं। क्यू को हटा देना, पर यूनिट के लिए हमने एक क्यू से डिवाइड करोगे तो एक क्यू हट जाएगा। ये तुम मालूम है पॉजिटिव सब होता है, निगेटिव का 2 होता है, वैल्यूड होता है फॉर पॉइंट चार्ज। एंड ऑफ कोर्स यार पॉइंट चार्ज जहाँ पे होता है उसके ऑन लोकेशन पे डिफाइन नहीं होता है, सुपर पोजिशन को ये भी फॉलो करता है। सुपर पोजिशन क्या होता है मैंने तुमको बता दिया। आगे अपन मूव करते हैं तो सेंटर पे देखोगे ग्रेविटेशन के अंदर भी जीरो ही होता था, यहाँ पे भी देखोगे तो जीरो ही है, कोई खास बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। अगर तुम देखोगे तो सेंटर पे उसके भी जीरो ही था, इसके सेंटर पे भी देखोगे तो जीरो ही है। और चाहे भी कोई मतलब सिमेट्रिकल चार्ज हो ना, उसके सेंटर पे जीरो होगा, और ऑब्वियसली बात है। और आगे अपन मूव करते हैं अगर, तो फील्ड तरफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज होता है, तो इसको अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, क्यू बाई एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी तुम मालूम है सिग्मा क्यू बाई ए, और इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज क्यू बाई भी। अगर निकालना चाहते हैं वैसे ही ग्रेविटेशन वाला ये है कि क्यू बाई आर स्क्वायर, आर को तोड़ दो क्लोजेस्ट और फारदेस्ट के अंदर, तो ए और ए प्लस एल ये फारदेस्ट वाला के लिए हो गया, तो ऐसे करके जोड़ते हैं। ये भी वैसे है कि मास के अंदर ही जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वही हमारे पास कि वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे होता था हमारे पास साइन थीटा बाई टू बाई थीटा बाई टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जो आर यहाँ पे होता है वही यहाँ पे भी है कि के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू बाई थीटा बाई टू। और इनफैक्ट अगर हम इसको लेमडा के टर्म में लिखना चाहते हो तो के टू, ये याद कर लोगे इस चीज़ कि साइन लेमडा बाई टू यहाँ पे होता है, और यहाँ पे देखोगे अगर तो हमारे पास आ जाता है 2 के लेमडा बाई आर। अच्छा, एक इनफाइनाइट होता है तो उसके अंदर 2 के लेमडा बाई आर आता है, तो 2 के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2 कर लो, बस यहाँ पे लेमडा के टर्म में पूछे तो ऐसे कर लोगे क्या, बहुत सिंपल सी बात है क्या। ये याद रखना, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 के लेमडा बाई आर होता है, 2 के लेमडा बाई आर होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ को ध्यान रखना। और मान लेते हैं अगर ये फाइनाइट होता है एक साइड से, तो यहाँ पे 2 हटा दो, बस के लेमडा बाई आर के लेमडा बाई आर उसका वेक्टर सम ले लेते, तो के लेमडा बाई आर के लेमडा बाई आर वेक्टर सम ले लेते। यूनिफॉर्मली अगर चार्ज रिंग है, मैंने तुमको एक चीज़ बताई भी है, ये चीज़ तुमने देख रखी है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होता है तो हमारे पास एक्स के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे, तो के क्यू बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 डायमेंशनली भी देखोगे तो ये वाली चीज़ सही निकल के आएगी। और ग्रेविटेशन के अंदर भी वही वाली चीज़ हम कर रहे थे, कोई खास बात नहीं है। और रिंग के अंदर r/2 पे जाके मैक्सिमम होता है, रिंग के अंदर अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है r/2 पे जाके मैक्सिमम होता है, ठीक है। और ये वाली चीज़ को तुम अच्छे से ध्यान रखना कि एक्स पे ये डिपेंड कर रहा होता है, यहाँ पे यही ग्रेविटेशन के अंदर भी यहाँ पे एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और हमने जो देखा था ना मैग्नेटिज्म के अंदर वो वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर जो होता है μ0/2 I बाई ये वाला टर्म आ जाता है मैग्नेटिज्म के अंदर, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, तो फोर्स होगा ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, पर यूनिट चार्ज के ऊपर था तो जौन सा चार्ज होगा वो हो जाएगा। और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये वाला तो चीज़ बहुत ही सिंपल है, और इस चीज़ को चलो अब देख लेते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है ये तुमको मैंने बता दिया, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जितने चार्ज पे निकालेंगे तो आराम से आ ही जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन फॉल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इच डिस्टेंस, तो टाइम जो लगता है, अगर कोई मान लेते हैं बॉडी को ड्रॉप किया हमने रेस से, तो उसके अंदर टाइम लगता है √2 होता है, तुम देखिए यार तुमको मालूम ही है, बहुत सिंपल सी बात है ये। तो वही चीज़ अगर देखोगे यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन फोर्स होता है ई और बाई मास से डिवाइड करते हैं, फोर्स बटा मास एक्सेलरेशन हो गया। तो बेसिकली यही एक्सेलरेशन जो तुमको मिल रहा है ना, इसी एक्सेलरेशन को तुम यहाँ पे पुट कर दो, ऊपर चल जाएगा, तो 2h हाइट जो गिरा वही यहाँ पे वही एक्सेलरेशन बस पुट करके हमारे पास काम बन जाता है। और मान लेते हैं अगर मूव करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया तो कितना वाई होगा ये बताओ मेरे को। तो कितना सिंपल है, तुम देखो कि हमारे पास इसमें कितना इधर मतलब मूव किया, उसके लिए हम क्या करेंगे हमारे पास ये बताओ मेरे को तुम। तो कितने टाइम तक यहाँ से यहाँ चला है, टाइम क्या है, x है हमारे पास डिस्टेंस, और वेलोसिटी इधर भी रही होगी कुछ, तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस वाला स्पीड से, तो यहाँ से टाइम हमने निकाल लिया। और उस टाइम में कितना ऊपर गया, तो ऊपर के साइड में तुम पहले डिस्टेंस देख लो कितना होगा, और उसके लिए तुम कैसे करोगे, तुम हमारे पास s = ut, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, एक्सेलरेशन हमें मालूम है क्या होगा, एक्सेलरेशन ये होता है, एक्सेलरेशन को रखो, टाइम तुमने निकाला है टाइम की वैल्यू को रख दो, जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया E/m, और टाइम जो तुम निकाला था x/v0, दोनों का स्क्वायर, मतलब ऐसे ही करके कितना सिंपल, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन क्यों ना बने, बहुत सिंपल होता है, उसको आगे एंड तक सॉल्व करो। बहुत सिंपल सी बात बता रखी है, बहुत सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अच्छा ये चीज़ रटा होना चाहिए, तुमको मालूम भी है यार, ये तो कोई खास बात नहीं है। और टाइम जो है अगर √m के प्रोपोर्शनल है, दोनों का रेशियो कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं तुमको बता रहा था पहले। ये रट्टा होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं dx/x² होता है, तो x को ऊपर करके अगर इंटीग्रेट करते हो तो मान लेते हैं क्या होता है हमारे पास, x ऊपर जाके हमारे पास क्या होगा, x अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा तुम खुद बताओ मेरे को क्या आ जाएगा। अगर सर x ऊपर जाता है ना तो हमारे पास हो जाएगा वहाँ पे x/-2 और +1 और -2 +1 हो जाएगा। तो इसको अगर देखेंगे तो हमारे पास 1/x ही तो हो जा रहा है लास्टली। अगर इसको देखेंगे तो हमारे पास ये क्या बना, -भी एक आ जाएगा, -1 रहा तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/x ही मैंने लिखा था क्या, -1/x, तो वही चीज़ तो बोली मैंने,
तो ये रट भी सकते हो ऐसा डायरेक्टली, अगर एक्स स्क्वायर है तो 1/x हो जाता है, कोई खास बात नहीं है इसमें। इमेजिनरी लाइंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलॉन्ग विच ए फ्री पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही नॉर्थ पोल वहाँ बोल देते हैं मूव अगर अलाउड टू डू सो। और यहाँ पे टेंजेंट जो होता है डायरेक्शन बोलता है, कहीं पे भी दो नहीं हो सकते हैं, और ये जो होते हैं कंडक्टर के हमेशा ऊपर जाते हैं तो परपेंडिकुलर होते हैं, एंड पॉजिटिव से होते हैं, निगेटिव के टुवार्ड होते हैं। टेंजेंट फील्ड जो होता है वो वहाँ पे डायरेक्शन दिखा देता है। ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म करते हैं, मैग्नेटिक वाले जो होते हैं वो क्लोज फॉर्म करते हैं, और उसके अंदर मैग्नेटिक के अंदर देखोगे तो साउथ से नॉर्थ इनसाइड जाता है, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड जाता है, बट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का देखोगे तो वहाँ पे वो उल्टा हो रहा होता है। एनीवेज कोई खास बात नहीं है, आगे बात करते हैं। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। रिलेटिव नंबर ऑफ लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस जो होते हैं ना सर, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बराबर होता है। रिलेटिव नंबर ऑफ लाइन जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बराबर होता है। बराबर नहीं मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दो में कंपैरिजन पूछ लेगा, दो का रेशियो पूछ लेगा, तो लाइंस दोनों का गिन के वहाँ पे कर सकते हो कि कितना क्यू का रेशियो होगा, लाइंस को गिन के बना दोगे। डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली दोनों को चीज़ ऊपर से ही देख सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये स्ट्रेट होते हैं। अगर देखो अगर स्ट्रेट हैं, इक्वी स्पेस्ड हैं एंड इक्वी स्पेस्ड हैं एंड पैरेलल हैं, इक्वी स्पेस्ड हैं, स्ट्रेट लाइन है, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। चूंकि यहाँ पे देखोगे ना ही डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है और दूर दूर है नहीं कम है। और इनसाइड कंडक्टर मैंने तुमको बताया कि जीरो होता है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं ना सिमेट्रिकल होते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है ना इसके अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है ना इसके अबाउट देखोगे तो सिमेट्रिकल होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने तुमको बता दिया, बेसिकली दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और बहुत क्लोज रखे हुए हैं। तो दो सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, पॉइंट एंड सेपरेट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको वन डाइपोल बोलते हैं। वेरी स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए और इसको निकालने का तरीका होता है कि मैग्नीट्यूड एक का चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है बस। तो टोटल डिस्टेंस जो है वही लेंगे ऑफ कोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन तो इसको दो में तोड़ दो, इधर इसका डाइपोल होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव ऑलवेज होता है, ये ध्यान दोगे तुम। निगेटिव से पॉजिटिव होता है डाइपोल का डायरेक्शन। अरे यार मैंने तुमको बताया यहाँ पे साउथ को क्या मानते हो, निगेटिव मानते हो, डाइपोल कहाँ हो जाएगा इसके अंदर भी, साउथ को निगेटिव मानते हो, निगेटिव टू पॉजिटिव इसका डाइपोल का डायमेंशन यही है। तो इसके अंदर डाइपोल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और पी क्रॉस ई होता है टॉर्क के लिए, पी डॉट ई होता है हमारे पास कॉस थीटा, आप जानते हो यहाँ पे लिख लोगे, निगेटिव बस यहाँ पे आ रहा होता है, ये होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और दोनों को कर लोगे कुछ है क्या भाई, वही अगर मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो वहाँ पे वही चीज़ आती है। बाकी ये सारे फॉर्मूलाज तुमको मैंने ऑलरेडी अच्छे तरीके से करा रखे हैं, कोई खास बात नहीं है। आगे इसमें मूव करते हैं। अगर हम तो वही टॉर्क वाला जो तुमको बता रहा था, कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम होता है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक बार देखो सब क्लियर है, सब मालूम है, क्वेश्चन आएगा तो कर भी लोगे तुम। अगर डाइपोल को स्लाइटली अगर मान लेते हैं हम रोटेट करते हैं तो वो एसएचएम करना शुरू कर देता है। और एसएचएम का जो टाइम पीरियड आता है वो डायरेक्टली तुमको याद होना चाहिए कि वो होता है हमारे पास 2 रूट अंडर, ऊपर मूवमेंट ऑफ इनर्जी होता है और नीचे जो होता है पीई जो होता है हमारे पास, पीई टर्म ले रहे थे, चाहे वो टॉर्क था चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी था। तो उसके अंदर अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, और मान लेते हैं ऐसे रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, तो इसका क्या होगा तुम खुद बताओ मेरे को। तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगा चूंकि ऐसे सेम इक्वल, पर इसका नेट फोर्स जीरो नहीं है। यहाँ पे टॉर्क जीरो है चूंकि रोटेट नहीं, यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा चूंकि जितना ढकेलना उतना नहीं, सॉरी यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं होगा। टॉर्क से चूंकि लाइन, टॉर्क हमेशा लाइन होना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेट फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो नहीं है। तो यहाँ बोल रहा वही जीरो हो भी सकता है नहीं। एरिया वेक्टर जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। 2D के अंदर कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, 3D के अंदर सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड को लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल को ही ले रहे होते हैं। और फ्लक्स जो होता है हमारे पास ई डॉट ए होता है, ये कॉस थीटा होता है। एरिया जो होता है इसके परपेंडिकुलर यहाँ से जो थीटा लेते हैं वो लेते हैं। तो वही सारी चीजें लिखी हुई है। नंबर ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया होता है। एरिया जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, परपेंडिकुलर सरफेस होता है। 2D के अंदर कोई भी कैन टेक एनी टू नॉर्मल, 2D के अंदर कोई भी नॉर्मल ले सकते हैं। 3D के अंदर क्लोज सरफेस है, तो हमारे पास 3D के अंदर कौन सा नॉर्मल लेते हैं मैंने तुमको बता दिया। और बाकी ऐसे अगर पास करें तो यहाँ पे इसका फ्लक्स जीरो होगा, तुमको बता दिया। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन जो डी, और यहाँ पे ई जो होगा ना वो ए पे ही डिपेंड कर रहा होगा, तो इसका इक्वेशन इसी के टर्म में होगा, तो इसके साथ इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। बाकी अगर अलग अलग टर्म होते हैं तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना मैंने तुमको बता रखा है। अगर मान लेते हैं हमारे पास dx बाई dt है और x का इक्वेशन अगर टाइम के टर्म में दिया हुआ है जैसे 2t² + 2, यानी x टाइम का फंक्शन है, तो इसको तो आराम से कर लोगे तुम, डिफरेंशिएट यही करके आओगे। बट अगर मान लेते हैं हमारे पास dx/dy करना है और यही इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले तुम क्या करो, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लो, या ऐसा कर लो कि dy/dy से मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके ये वाली चीज़ तुम मालूम है, ये वाला वैसे ही रहने देना है 2t + 2 × dy, सॉरी यहाँ पे dy था या क्या था यार, dt होगा ना, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो टाइम के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारा dt/dy हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ तुम मालूम है। और ये EMI के अंदर, हाँ रेडियस वाले टर्म में तुम देखते हो कि वहाँ पे हम ये चीज़ को यूज कर लेते हैं। उसमें बेसिकली ये बोल रहा होता है कि रेडियस इस रेट से कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इतना रेडियस होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पे di/dt
बेसिकली डी आर जो होगा हमारे पास दे दिया होता है और वहाँ पर डायरेक्टली उसका वैल्यू मानो, और एक रेडियस का पहले टर्म होता है तो उस टाइम पे जिस टाइम पे पूछ रहा होता है वो वैल्यू डालो, काम बन जाता है अपना। यहाँ पे जितना फ्लक्स एंटर किया उतना ही बाहर निकल गया। फ्लक्स नेट देखोगे इसके अंदर 0 था, बट अगर वही क्वेश्चन पूछे कि बताओ फ्लक्स कितना एंटर किया, तो ये वाला एरिया ले लेते हैं, तो फ्लक्स एंटरिंग जो क्रॉस सेक्शन एरिया से पास किया उतना ही एंटर किया होगा। नेट फ्लक्स 0 होता है एनी 3D सर्फेस से, ये नेट फोर्स 0 होता है एनी 3D सर्फेस से, हमारे पास नेट फ्लक्स 0 होता है किसी भी 3D सर्फेस से। तो देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जितना फ्लक्स अंदर गया उतना बाहर निकल गया, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 0 होता है। अगर यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे होनी चाहिए ऑब्वियसली। और मान लेते हैं इससे पूछ रहा है फ्लक्स कितना हुआ, तो अगर इसका मान लेते हैं, अगर देखेंगे तो इसका हम बाहर लेंगे और ये अंदर जा रहा है तो यहाँ पे 180 है तो माइनस में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछेगा, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस पूछेगा तो यहाँ पे निगेटिव ही आएगा ऑब्वियसली। अभी भी देखोगे तो एरिया बाहर ही वेक्टर है। आगे हम मूव करते हैं तो हमारे पास बोला हुआ है गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ जो होता है ना, किसी भी शेप का हो, देखो एक चीज़ गॉस लॉ के बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ, देखोगे तो मज़ा आ जाएगा तुमको। गॉस लॉ जो होता है बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो वैलिड होता है क्लोज सरफेस के लिए, पहली चीज़ बिल्कुल सही बात है 3D सरफेस के लिए। और फ्लक्स जो होता है थ्रू क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम बाई नेट चार्ज। ऑफकोर्स किसी भी क्लोज सरफेस देखते हैं तो क्यू वही ε0 होता है। क्यू इनसाइड कितना है, तो ये क्या बस इनसाइड का बता रहा है? नहीं, बाहर भी अगर चार्ज रखो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। सिर्फ और सिर्फ बाहर, अंदर का ही नहीं चार्ज को, बाहर भी रखो है, जो सरफेस के अंदर हो या बाहर हो दोनों का, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। एंड किसी भी शेप का उसके लिए चलता है, इसका ये शेप हो, ये शेप हो, अगर अंदर क्यू रखा हुआ है तो फ्लक्स अगर पूछे इसके थ्रू कितना पास कर रहा है तो क्यू वही ε0 ही होगा। मान लेते हैं बाहर क्यू रखा हुआ है तो जितना इससे इंटर उतना बाहर निकल भी जाएगा। तो इस पूरे का देखोगे तो इसका तो फ्लक्स कोई चेंज पड़ा नहीं, इसका फ्लक्स का केवल पड़ेगा। और फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, उसको अपन गॉसियन सरफेस बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द सरफेस। तुम बता दिए मैंने, कीप द क्यू विथ साइन इन गॉस लॉ। गॉस लॉ के अंदर क्यू को साइन के साथ रखो तो यहाँ पे देखोगे तो आउटवर्ड फ्लक्स है, इसके अंदर इनवर्ड फ्लक्स अगर निगेटिव हो गया तो। एंड कूलम्ब वेक्टर के अंदर भी हमारे पास क्यू को विथ साइन ही रखेंगे। ऑफकोर्स फोर्स को निकालना चाहते हैं विद वेक्टर तो साइन ही रखेंगे, कोई खास बात नहीं है उसमें। गॉसियन फोर्स शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द पॉइंट, अबाउट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अबाउट क्या बोल रहा है, गॉसियन सरफेस जो होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट पॉइंट चार्ज। गॉसियन सरफेस इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। वैलिड अबाउट पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वैलिड फॉर इवन नॉट सिमेट्रिकल सरफेस बट नॉट यूजफुल। देखो ये जो होता है सिमेट्रिकल के लिए, नॉट सिमेट्रिकल के लिए वैल्यूड है बट वहाँ पे यूजफुल नहीं होता। अगर नॉट सिमेट्रिकल है, इसके लिए भी लाइन चार्ज के लिए सिमेट्रिकल ये हो गया, यही तुम देखते हो ह्यूजेंस प्रिंसिपल के अंदर भी। अच्छा, वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, देखो बेसिकली क्या है कि हमारे पास अगर मान लेते हैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जा रहा है तो हमारे पास यहाँ पे हमेशा पोटेंशियल के डायरेक्टली मतलब सॉरी परपेंडिकुलर होता है। और ये अगर ह्यूगन प्रिंसिपल के अंदर भी देखते हैं, अगर यहाँ पास सोर्स है ना तो इसका जो वेव फ्रंट जाता है ऐसा ही जाता है, और ये जो हो गया ये रे का डायरेक्शन वहाँ पे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी रे का डायरेक्शन होता है उसके अंदर। जैसे मान लेते हैं एक लेंस है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक लेंस रखा हुआ है और इस पर हमारे पास लाइट रे अगर आ रही है ऐसे के फॉर्म में, यानी लाइट रे ऐसे आ रही थी तो इसके परपेंडिकुलर ही हमेशा होगा। और ऐसे जाके ये क्या करेगा, मान लेते हैं ये कन्वर्जिंग था, मतलब यहाँ पे सीम टू कन्वर्ज एयर होगा ना, चूंकि यहाँ पे ये क्या था, ये जो है ऐसे का मतलब है ना, तो ये कन्वेक्स है तो यहाँ पे सीम टू अपीयर, सीम टू अपीयर है भाई, सीम टू अपीयर है। अगर एक बात बताओ मेरे को, ये परपेंडिकुलर है, सीम टू अपीयर है, सीम टू अपीयर है, तो तुम इसका ऐसे मानोगे ना, इस पॉइंट को ऐसे ऐसे यानी ऐसे करोगे तो यहाँ पर तो ऐसे ऐसे करके, यानी आया तो ऐसे था, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, कोई खास बात नहीं। तो देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जो होता है, बाहर केवल चार्ज है तो अंदर चार्ज नहीं है तो तभी भी जीरो हो जाएगा, या फिर जितना इंटर किया उतना बाहर निकल गया, फिर नेट चार्ज अंदर जीरो है, डाइपोल है तो भी जीरो हो जाएगा। गॉसियन सरफेस जो होता है सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट क्लोज चार्ज। इसी चीज़ को करने के लिए अगर मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिमेट्रिकल भी होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए। तो इसी चीज़ को करने के लिए फ्लक्स थ्रू अगर हेमिस्फीयर पूछता है तो इसको क्लोज करेंगे और सिमेट्रिकल हो गया तो अब इससे पूरा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 हो जाएगा। और सेंटर पे है तो क्यूब अगर एक फेस से पूछ दे तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे। अंदर है तो पूरे क्यूब से पूछेगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ऐसे एक कॉर्नर पर रखो हुए तो 4 नीचे और 4 ऊपर आएंगे, 8 आएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर इसके अंदर पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक फेस से बताओ कितना होगा तो 3 के सरफेस से डायरेक्टली टचिंग पास करेगा तो फ्लक्स काउंट ही नहीं हुआ क्योंकि वो सरफेस से पास कर रहा है। तो इन्हीं 3 से काउंट होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट बाई 1 इंटू 1/3 करना पड़ेगा हमारे पास, 1/3 उसका करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इसका भी 3 पार्ट में इसको डिवाइड करो बेसिकली, है ना। और आगे हमने बात किया तो हमारे पास अगर मान लेते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मिला तुमको कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ कि यहाँ पे क्यू रखा हुआ है तो बताओ ए से कितना पास करेगा, और इसका फ्लक्स तुमको फाई दे दिया है जो कर्व्ड सरफेस से पास करेगा। तो बेसिकली टोटल जो होगा अगर क्यू सेंटर में रखा हो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता और इसके अंदर से तीनों का फ्लक्स जोड़ के ही आएगा ऑब्वियसली हो,
तो बेसिकली क्यू रिमेनिंग का जो होगा और कर्व सरफेस का तुमको मिलता है फाई दे रखा है, तो रिमेनिंग जो होगा क्यू बाई एक्सल नॉट माइनस फाई कर देंगे तो ए और बी दोनों का आ गया, और इसका आधा कर देंगे तो सिर्फ ए का आ जाएगा। ऐसे ही करके इसको अप्रोच करते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसियन सरफेस, तो कैसे निकालते हैं चीज़ मैं तुमको सजेस्ट करूँगा। आपकी बार एलियन के टेस्ट के लेवल पे खुद को मैच करोगे, अगर दिया नहीं तो एलियन के टेस्ट का लेवल वो लोग ऑटोमेटिकली उस लेवल पे रखेंगे भाई नीट का। तो एलियन का तुम्हारा बेसिक होना चाहिए, उतना में तो बेस्ट नंबर लेके आना है। लेक्चर नहीं लगाओगे बट एलियन के मॉड्यूल सारा फिजिक्स केमिस्ट्री का सॉल्व कर लोगे। एंड बायोलॉजी में अगेन एनसीईआरटी के ऊपर पूरा कमांड कर लो, काफ़ी है। एंड के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करके रखोगे कि एंड के टाइम पे जाकर उनको मिसअप नहीं करना है। मतलब लास्ट के 1-2 दिन के लिए कुछ पढ़ने का रहेगा ही नहीं, और इतनी बार पास्ट में ही चीज़ें रिवीजन कर ले रही होंगी। और अगर लास्ट मंथ का तुम प्लान बोलोगे तो बहुत टेस्ट देने हैं, और लास्ट 1 वीक जो होना चाहिए उसके अंदर इतना टेस्ट तुम फरवरी मतलब जनवरी से स्टार्ट कर दोगे देना, जनवरी फरवरी डेली टेस्ट, तो इतना टेस्ट दे दो ना, और एंड तक आते आते सब कुछ पूरा रिवीजन पूरा टिप्स पे है रखा है। और लास्ट के 7 दिन जो बच रहे हैं ना, उसके अंदर तुम एक बार पूरा सिलेबस को फिर से एक बार गो थ्रू कर लोगे, और बस माइंडसेट क्रिएट करो, बेस्ट देके आना है। मुझे कुछ मतलब नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, कौन सोचेगा, मैं और मेरा पेपर और मेरे को अच्छा देना है, दैट्स इट। और उसमें ट्रस्ट करोगे जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, और 3 घंटे में अच्छा करोगे। आगे मूव करते हैं भाई। इसी वीडियो को कमेंट में इन सारी चीज़ों को हाईलाइट कर लो जब भी देख रहे हो, तो ताकि इन चीज़ों को दोबारा सुन पाओ। ये कर लिया ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो देखो बेसिकली इसको कैसे करते हैं। ई डॉट डी ए जो होता है वो फ्लक्स है, तुमको मालूम है, इसको इंटीग्रेट करके आया था हमारे पास फ्लक्स, और फ्लक्स जो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इन्हीं दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे ना, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मिल जाता है। कैसे, यहाँ पे एक जैसे देखा हुआ एक प्लेन सीट है, और इस पर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉइंट एरिया पे। तो इसके अंदर कितना चार्ज है मान लेते हैं। पहले चीज़ तो देखो कि हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसका निकालना चाहते हैं तो मान लेते हैं हमारे पास 3 हमने लिया, एक एरिया ये है, एक ये है, और तीसरा एरिया इसके ऊपर ही है। तो तीसरा एरिया जो है, सॉरी तीसरा एरिया मान लेते हैं कहीं आउटसाइड है, या फिर कर्व सरफेस एरिया को, सॉरी तीसरा तुम मान लो। तो कर्व सरफेस से तो कोई पास नहीं हो रहा है, सारा डायरेक्ट रिपोर्ट में जाएगा। तो थर्ड से तो कोई पास नहीं कर रहा है, पहले और दूसरे जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया जो होगा वही तो फ्लक्स होगा, इसका एरिया जो रहा होगा, इसका जो एरिया रहा होगा। तो अगर हम फ्लक्स लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना क्यू इनक्लोज्ड है इसके अंदर, तो पर यूनिट एरिया इंटू एरिया करेंगे तभी तो हमारे पास उसका आएगा। तो पर यूनिट एरिया इंटू एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 EA, चूँकि ये 2 EA है हमारे पास, तो हमने निकाल लिया। तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बाई, तो बस हम क्या करेंगे, एक सरफेस से निकालना है ना, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, तो तुमको मालूम हो गया, मिल गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर दोनों का जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये 2 हट जाता है। देखो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे खुद लिख रखा है कि हमारे पास इनफाइनाइट सीट का जो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का टर्म आया ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फॉर पॉइंट क्लोजेज टू सीट, ये भी ध्यान रखना कि सीट के पास होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू सीट होना चाहिए। परपेंडिकुलर टू सीट, अच्छा जो होता है यूनिफॉर्म होता है, परपेंडिकुलर टू सीट होता है। पॉइंट क्लोज टू सीट जो होता है उसके लिए एक्स पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है एक्स के लिए, ठीक है। आगे अपन मूव करते हैं। हमारे पास देखो 8PQR अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, पी पे 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव सो होगा, E2 इधर करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव से रिपेल ही करेगा, 0 आएगा। और यहाँ पे दोनों को जोड़ दोगे तो 2 कट के हमारे पास 2 ही आ जाएगा, तो सिग्मा भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कोई खास बात नहीं। आगे मूव करते देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली पहली जो चीज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जिसके अंदर 2 साइड इक्वल होते हैं। 2 साइड इक्वल को अपन आइसोसेलेस बोलते हैं, 2 साइड इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और कहीं भी तुमको दिख गया कि 2 साइड इक्वल हैं और एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये तो अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों जो एंगल बनाते हैं वो भी इक्वल होता है, नहीं वो भी 60 डिग्री है, वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास मान लेते हैं चार्ज को ए से बी पे लेके गए और बहुत स्लोली लेके जाते हैं, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आता है ना, फाइनल जो होगा माइनस इनिशियल VB माइनस BA जो होता है वर्क डन इनटू A टू B ले आने में बाई चार्ज। यही तो होता है यार, पोटेंशियल का मतलब यही है। पोटेंशियल हमारे पर यूनिट मास था, हमारे पर यूनिट चार्ज होगा, वही इसको अपन बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा तो वहाँ पे दोनों टर्म को फिर कंसीडर कर रहे होते हैं, है कि नहीं। या इसी को अपन Q से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल अगर मान लेते हैं किसी पॉइंट पे पार्टिकुलर लिख रहे हैं तो हम उस पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, बट हाँ अगर इन्फिनिटी के टर्म में देखेंगे तो डिफाइंड होता है। तो पोटेंशियल एट ए का मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी से ए पे चार्ज लाया हुआ है बाई चार्ज, ठीक है। और पोटेंशियल जो होता है हमारे पास अगर देखेंगे इन्फिनिटी पे तो 0 होता है, फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। और पोटेंशियल जो होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर लिखना चाहते हैं तो KQ/R बोल देते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी अगर बोले तो KQ1 Q2/R, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव विथ साइन लेते हैं, जो कि ये तुमको चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी। पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव होता है निगेटिव लेते हैं। ये चीज़ मैंने तुमको यही तो बताई थी यार, ये क्या बताई थी तुमको, यही चीज़ तो बताई थी, कोई खास बात नहीं है। आगे बात करते हैं इनमें। तो हमारे पास देखोगे ना, अगर वर्क डन हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल इंटू चार्ज कर देंगे, यानी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की तो तुमने बात की, तो Q इंटू डेल्टा भी जो कर रहे हो पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो वर्क डन ही तो है। तो Q इंटू डेल्टा भी डायरेक्टली तुमको फॉर्मूला भी याद है, वर्क डन जो होता है Q इंटू डेल्टा भी
वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट पाथ होता है। ऑफ कोर्स यार, कोई भी कंजर्वेटिव के अगेंस्ट करोगे वर्क तो हमेशा इंडिपेंडेंट पाथ ही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू एक्सिस ऑफ रिंग, तो यहाँ बस ये वाला डिस्टेंस लेते हैं अपन। ये तो ग्रेविटेशन के अंदर भी हमने देखा था कि भाई आर होता है और आर में ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे जो कि होगा हमारे पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में सेंटर पे जाके देखोगे तो क्योंकि भाई आर डायरेक्टली ये आर डिस्टेंस आ जाता है, वैसे ही वो उधर वाला ये डाइपोल इसमें आर स्क्वायर होता है। देखो मैंने तुमको चीज़ पहले ही बताई थी कि आर क्यूब होता है हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, चूंकि उसके अंदर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो होता है हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल जो होता है हमारे पास के क्यू बाई आर। बट वही डाइपोल के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे आर क्यूब एक बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर एक बढ़ा देते हैं, बेसिकली मैं ये बोल रहा था है ना। और इसके अंदर देखोगे अगर यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव सेम डिस्टेंस है, एक निगेटिव सेम डिस्टेंस है, जीरो हो जाएगा ना नेट यहाँ पे। और ये पूरा एक प्लेन ही बनाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता है वहाँ पे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल अगर हम देखेंगे हमारे पास कहीं पे भी तो इसका डायरेक्शन होता है नहीं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, ऑब्वियसली बात है। पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे लिख रखा है इलेक्ट्रिक, ये जो होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर होता है, पोटेंशियल जो होता है स्केलर होता है, तो मालूम भी ये वाली चीज़। तो अगर तुम देखोगे हमारे पास अगर स्मॉल डाइपोल है तो उसके लिए केपी बाई आर स्क्वायर होता है, केपी बाई आर स्क्वायर होता है। ये नीट 20 पॉइंट के अंदर क्वेश्चन ही पूछा हुआ था डायरेक्टली। और अगर बहुत छोटा है तो केपी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है, ये डायरेक्टली तुम याद रखोगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है। और हमारे पास अगर एक्सिस पे देखोगे हमारे पास तो केपी बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है सर, रिलेट करके याद करो चीज़ों को, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और मान लेते हैं किसी भी जनरल पॉइंट पे तो हमारे पास इस वाले का ही केवल देखेंगे, ये बात तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे के पी कॉस्ट डाल लेंगे और इसके अंदर वही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी यहाँ पे भी लगेगा, वही चीज़ यहाँ पे के पी को ही तो बस चेंज किया है, बाकी स्मॉल डाइपोल था तो वही चीज़ रहेगा। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ऑलवेज डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा डिक्रीज ही करता है। यहाँ पे देख भी रहे हैं हम, जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं कम ही होता जा रहा है। और ये वाली रिलेशन तो हमने तुमको पहले ही बता दी कि हमारे पास डी मतलब हमने देख लिया कि हमारे पास क्या होता है, फोर्स जो होता है ना वो होता है हमारे पास डी यू बाई डी आर और माइनस में आता है। और इसी चीज़ को अगर हम मान लेते हैं डिवाइड करते हैं मास से तो हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है होता है माइनस डी वी बाई डी आर। तो अगर डी वी ये डायरेक्टली ये जीटी जाना चाहिए तुमको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना उसके अंदर भी काम आ जाता है, हर जगह काम आ जाता है। ये इसी को उधर भेज देंगे तो हमें डी वी आ जाएगा, और माइनस के अंदर होता है तो इधर निगेटिव वो भेज दो। वही चीज़ यहाँ पे बस रिलेशन बोला है माइनस ये और डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, ध्यान देना। और डॉट प्रोडक्ट क्यों है यहाँ पे, ये चीज़ तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना भाई, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऊपर था ना भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना ये, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आता है, फिर निगेटिव 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 रहेगा, मैग्नीट्यूड के लिए बस पॉजिटिव करेंगे। और पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तो बाकी सबको कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, वाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बस ये वाली चीज़ें तुमको मालूम है। अगर मान लेते हैं हमारे पास इसके अंदर भी वही चीज़ है कि ये पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बनाता है तो इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा। और बाहर के लिए तो वही सम है कि अगर आर है इन्वर्सिबल तो आर कर लेंगे, यहाँ पे कैपिटल कर लेंगे और सरफेस पूछ रहा है, बट इनसाइड के लिए तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बनाता है। बट अगर मैं तुमसे पूछूं एक चीज़ कि बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा नॉन कंडक्टिंग है तो भाई वही ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हमारे पास सेंटर पे होगा 3/2 टाइम ज़्यादा होता है और यहाँ पे आके फिर कि वही आर ही हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्सिबल टू आर होगा तो सरफेस। और ये तो मालूम है अंदर बस क्या होता है, तो वहाँ पे मैंने तुमको बताया था जैसे 3r स्क्वायर माइनस हमारे पास वहाँ पे था आर स्क्वायर बाई नीचे 2r। भाई ये देख मैं तुमको जो बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली वो ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ ना, और तुम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कैच भी कर रखे हो। ये चीज़ वही बस है कि उस चीज़ को ही ऐसे लिख लो, बस इसको लिखने का तरीका यहाँ पे अलग दिया हुआ है, बट तुमको जो याद रखना है बस इससे काम तुम्हारा बन जाएगा। एंड दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे कि माइनस जी एम 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2r क्यूब, और डायमेंशनली भी ये सही है, एक नीचे r क्यूब आना भी था ताकि कट के पैसे मतलब डायमेंशनली भी सही हो जाए। पोटेंशियल के अंदर नीचे एक ही r होता है ना, माइनस जी एम बाई आर, वही चीज़ बोली हुई है यहाँ पे, कोई खास बात नहीं बोला हुआ है। आगे अगर मूव करोगे तो एक ही पोटेंशियल सरफेस से होता है जिसके ऊपर चार्ज को मूव करते हैं तो कोई भी वर्क डन नहीं करना होता है, क्योंकि क्यू डेल्टा भी होता है और डेल्टा भी चेंज ही नहीं किया तो हमारे पास ये जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और हमारे पास ई जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तुम बता दी मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऑलवेज इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल अगर लीनियर चाहे तो इक्विपोटेंशियल सिलेंड्रिकल होगा अगर हमारे पास, और ये जो होता है ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर होता है, सेम डायरेक्शन में अगर हो गया तो डिक्रीज करेगा, बट यहाँ पे जो होगा हमारे पास पोटेंशियल डिक्रीज नहीं करेगा, इक्विपोटेंशियल तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और दो इक्विपोटेंशियल कभी भी आप देखते हो तुम जान सकते हो कि ये हमारे पास कट नहीं करेंगे। और एनर्जी के लिए मैंने तुमको बताया कि हमारे पास क्या होता है, मतलब बस मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको तुम क्यू से, एग्जैक्टली सर। और एक चीज़ मैं तुमको बताऊँ, जैसे वहाँ मास से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होता है हमेशा पेयर के लिए डिफाइंड होता है। तो डिफाइंड फॉर सिस्टम या 2 और मोर चार्जेस, सिंगल चार्ज के लिए जीरो है, सिंगल चार्ज के लिए कोई एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। 2 चार्ज तो हाँ उन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ये ध्यान रखोगे तुम।
और है अट्रैक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है हम दोनों के बीच में। अट्रैक्शन एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड है या ऐसे पास आए हैं, अट्रैक्शन हुआ है तो एनर्जी रिलीज किए हैं, तो एक स्टेबल सिस्टम है। अब उसी को उतना एनर्जी दे दोगे, उसी को अपन बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। दूर चले जाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार, तुमको मालूम है नहीं, बाइंडिंग एनर्जी कोई अगर पॉजिटिव टर्म में लिखो तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो अगर देखो कि यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पूछे, इसका पोटेंशियल अगर पूछे तो के क्यू बाई आर होगा, बट यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो होगा, क्योंकि ये पेयर के लिए डिपेंड होता है। और पेयर कितने बनेंगी, चाहे वहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, यहाँ फार्मूला लगाओ, वही चीज़ एन वाला जो मैंने तुमको बताया था वो वाला लग जाता है आराम से। और आगे अपन बात करते हैं तो हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं रखे हुए, तो हमारे पास सारे के सारे पेयर्स को कंसिडर करना पड़ते हैं जितने बनेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ही करोगे, ऑब्वियसली बात है। बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, तो ये होता है हमारे पास, देखो तुमको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं स्क्वायर दिया हुआ है तो हमारे पास ये ए है, तो ये क्या होगा a/√2, बट वही अगर क्यूब होता तो बॉडी डायगोनल a/√3। कुछ दिक्कत हुई क्या आपको ये जान के? नहीं भाई, कितना सिंपल सी बात है। और वॉकडन का कहाँ पे स्टेबल कहाँ पे अनस्टेबल होता है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैंने तुमको ऑलरेडी बता दी है। आगे अपन मूव करते हैं अगर हम, तो कैपेसिटर पे आते हैं ना। देखो शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो तुम ये जान लो कैपेसिटर के अंदर, देखो कैपेसिटर जो होता है एक कंडक्टर होता है जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाई स्टोरिंग चार्ज, ऑब्वियस सी बात है। और सी इक्वल टू क्यू भी होता है, बट इसको डायरेक्टली याद करो, क्यू इक्वल टू सी भी, वहाँ से ये वाला फॉर्मूला तुम ड्राइव कर लेते हो, कोई खास बात नहीं है। हमारे पास यूनिट जो होता है इसका कूलम पर यूनिट वोल्ट होगा, कैपेसिटेंस बोलते हैं अपन इसको। डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है क्यू और वी पे, नहीं डिपेंड नहीं करता है, दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है। हाँ, रेशियो पे डिपेंड करता है। और ये ज्योमेट्री ऑफ ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ मीडियम, ज्योमेट्री कैसा है, साइज कैसा है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम अगर बढ़ाते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो हमेशा बढ़ जाता है, तुमको बताया हुआ है। ऐसे ही इंडक्टर भी होता है, ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है, तुमको ये सब चीज़ें मालूम है। वो सब के सब रेशियो के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। शायद एक जगह तुम देखोगे आगे जाकर मैंने लिखा भी हुआ है कौन कौन रेशियो के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इनफैक्ट रेजिस्टेंस जो होता है हमारे पास वो डिपेंड करता है क्या, V इक्वल टू आई आर के अंदर आई और आर पे नहीं डिपेंड करता है ना। तो बस वही सारी चीज़ है। अगर मान लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर तुमको पूछ रहा है, तो इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, क्यू और पोटेंशियल लिखेंगे तो हमारे पास के क्यू बाई आर लिख देंगे, के क्यू बाई आर, तो आर ऊपर चल जाएगा और 4/π ε0 और क्यू क्यू कट जाएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा 4/π ε0 × आर। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ अगर निकालते हैं तो 7 से 11 माइक्रो फैराड आता है, वही रेडियस डाल देते हैं। रेडियस कितना होता है 6400 या 6300 किलोमीटर हम बोलते हैं, 6400 किलोमीटर मान के चलो, ज़्यादा ईजी होगा कैलकुलेशन के लिए, तो 6400 किलोमीटर होता है, कोई खास बात नहीं है इसमें। आगे अपन मूव करते हैं तो एयर डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक को ही इंसुलेटर बोलते हैं। ई आर जो था इनफेक्ट उसको भी अपन डाइलेक्ट्रिक ही बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इंसुलेटर को अपन डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ये ध्यान रखो। तो ये लो पोटेंशियल पे जो होता है डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर होता है, बट कंडक्टर बन जाता है हाई पोटेंशियल पे। और डाइलेक्ट्रिक जो होता है, स्ट्रेंथ जो होता है एयर का वो कितना होता है, तो इतना होता है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे ये इंडक्टर से कंडक्टर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई कि अगर एन स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप मिल रहे हैं और ये बन रहा है, तो चार्ज जो होता है तुमको मालूम है हमारे पास एन क्यू हो जाएगा हमारे पास। अगर मान लेते हैं क्यू जो है वो एन क्यू था, तो इसमें टोटल जो चार्ज आएगा वो एन क्यू होगा, एक के ऊपर क्यू क्यू चार्ज था यहाँ पे। रेडियस जो होगा, रेडियस का रिलेशन मालूम है। कैपेसिटेंस जो होता है वो सेम ही हो जाता है। कैपेसिटेंस कैसे सेम है, चूंकि हमने बता दिया ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, बस तो वैसे काम कर लोगे, दोनों का रेशियो लोगे, बाकी सारी चीज़ें कट ही जाएंगी। वैसे भी सब के सब कॉन्स्टेंट ही थे, वैसे तुमको दिख ही रहा है। अब तुम आगे पोटेंशियल के बारे में बात करोगे ना, तो हमारे पास के क्यू बाई आर अगर देखेंगे हमारे पास, तो क्यू एन टाइम्स ऊपर एक एन आ जाएगा, और रेडियस जो था वो n/3, तो ऊपर अगर ये जाएगा ना तो हमारे पास पोटेंशियल के अंदर देखोगे तो एक में से 1/3 घटाओगे तो 2/3 बचेगा। ऐसे यहाँ पे के क्यू स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर यानी एन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आर है, और आर जो होगा ना वो अभी हमने देख लिया कि 1/3 होता है, तो बेसिकली 2 में से अगर 1/3 घटाओगे तो 5/3 आएगा। घटा के देख लो ना, 3 6 में से गया 5/3, ठीक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सारी की सारी चीज़ें मैं तुमको बता रखी है कि सिग्मा जो होता है अगर 2 प्लेट रखे हुए हैं तो हमारे पास 2 वाला टर्म खत्म हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखोगे 2 वाला टर्म खत्म, सिग्मा भी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और सिग्मा जो होता है फोर्स पर यूनिट, सॉरी क्यू बाई ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है, वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो जहाँ पे भी सिग्मा देखो उसको क्यू बाई ये बोल सकते हो। पोटेंशियल को मैंने तुमको बताया था डी से मल्टीप्लाई कर लेते हो। कैपेसिटेंस जो होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटेंस बढ़ता है, डी घटाने में बढ़ता है। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे चलो बढ़ के देख लेते हैं। और मान लेते हैं मीडियम यहाँ पे चेंज करते हैं किसी मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे मीडियम वाला ले लेंगे। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं, मैंने तुमको बताया इंसुलेटर बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है ना, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है ना बाबू, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है वो EM/E0 हो रहा है, ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ पे आगे अगर तुम मूव करते हो तो हमारे पास एक तो निगेटिव थॉट छोड़ दे, निगेटिव थॉट्स कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। बकचोई नहीं, जहाँ बस फोकस करना है वहाँ फोकस करो। लाइफ अपने जानबूझ के अपने लाइफ को ख़राब मत करो, बहुत ख़राब कर लिया, सच बता रहा हूँ। अब जानबूझ के निगेटिव सोच के अपने लाइफ को खुद ही ख़राब मत करो, लाइफ में आगे बढ़ो। मेडिटेशन का साथ नहीं छोड़ना, बहुत प्यारा चीज़ है, और बस आगे बढ़ो अब तुम। तो आगे अपन मूव करते हैं तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे आता है हमारे पास
तो पोटेंशियल मैंने तुमको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू वी बाई आर होता था, आर से मल्टीप्लाई एन डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कैपेसिटेंस जो होता है ये होता है मीडियम के अंदर, मैंने तुम बता दिया। और मीडियम के अंदर तुम देखोगे यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक हो गया, इसी को अपन के बोल देते हैं यहाँ पे। और अगर हम मीडियम को लिखना चाहते हैं तो ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट या के इंटू एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं, यानी के टाइम्स देखोगे ये तो पूरा इनिशियल कैपेसिटेंस था, तो मीडियम के अंदर जाने पे के टाइम्स हो गया ई आर के कंपेरिजन में। फोर्स जो होता है वो इंटू क्यू ई होता है, ई जो था हमारे पास वो तुमने देख लिया। फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर है, तो यहाँ पे ई की वजह से ही कंसिडर करेंगे, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही लेंगे। यहाँ पे जो 2 को इग्नोर कर रहे थे, यहाँ पे 2 को कंसिडर करेंगे क्योंकि एक प्लेट से दूसरे पे लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पावर जो होता है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये फोर्स पॉइंटर या प्रेशर है, प्रेशर जो होता है हमारे पास क्यू स्क्वायर भाई दोनों का देखो। सबसे पहली चीज़ तो क्यू स्क्वायर जो था क्यू हो गया मल्टीप्लाई करके, और ए से हमने एक और मल्टीप्लाई करते ए स्क्वायर हो गया, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एन सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट हो जा सकता है, कोई खास बात नहीं है। एनर्जी स्टोर जो होता है, एनर्जी जो होता है ना वो होता है क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, हाफ सी भी, और हमारे पास हाफ क्यू भी, हाफ सी बी स्क्वायर इंटू हाफ क्यू भी होता है। तो यही होता है हमारे पास हाफ क्यू भी, हाफ सी बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। और एनर्जी डेंसिटी जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम, तो देखोगे तुम सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है, यही चीज़ आती है यहाँ पे। ठीक, देख रहे हो दोनों सेम है, दिख रही है। आगे हम बात करते हैं, तो अगर तुमको डायमेंशन निकालना है कैपेसिटेंस का, अब चलो डायमेंशन के बारे में बात करें, तो किसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं।